Hello friends, good evening all of you. How are you? Hope you're doing well. तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हमारा जैसे मैंने बताया थर्ड लेक्चर है। इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और काफ़ी चीज़ समझ आने वाली है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो हम रॉक साइकिल देखेंगे, अर्थ का फॉर्मेशन, ऑरिजिन ऑफ द अर्थ हम देखेंगे, नॉट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन तो हमने देखी है, लेकिन ऑरिजिन कैसे हुआ उस चीज़ को समझना है। ऑरिजिन की कई सारी थ्योरीज हैं। एक बिग बैंग थ्योरी में जाएं, एक वो है जो मॉडर्न थ्योरी है बिग बैंग। एक ओल्ड थ्योरी है जहाँ से आपकी अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें आपका लाप्लास न्यूरल लाप्लास थ्योरी है। तो उन चीज़ों को भी देखेंगे, सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करके समझने का ट्राई करेंगे इसमें, जिसमें हम हर चीज़ को बेहतर तरीके से इसको एक समझ कर उसको हम देखें समझें। उसमें सबसे पहले चलते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, देन फिर रॉक साइकिल। वैसे रॉक साइकिल का इससे पढ़ के अब फिर हम रॉक साइकिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगी, है ना। वैसे कल वाले से भी रॉक साइकिल पढ़ सकते हैं और इससे रिलेट करके भी रॉक साइकिल हमें पढ़नी है। ओके, सो हम इसमें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरीज। थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरीज हैं? ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं। कैसे कैसे हुई हैं? नंबर वन इज दैट इज नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी that is also called Laplace theory. Okay, nebular theory. Yeah, nebular theory. Nebular means cloud. Okay, gaseous cloud. Sorry, gaseous cloud. नंबर टू जो है आपकी, इसी को एक इस थ्योरी को हम लाप्लास थ्योरी भी बोल सकते। लाप्लास थ्योरी इसी को बोलते हैं सेम। एंड सेकंड है बिग बैंग थ्योरी। इसके लिए आपकी 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी 11th क्लास। और दूसरा, अभी नासा ने बिग बैंग थ्योरी के लिए नासा ने अपनी एक न्यू थ्योरी दी है, बिग बैंग। बिग बैंग न्यू थ्योरी। एक बार इसको जाकर जरूर न्यूज़ पे पढ़ लेना है, आपको ये समझ आ जाएगी। आप एक ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है इसके बारे में, जिससे आप इसको रिलेट कर पाएँ और पढ़ पाएंगे। ठीक है। नंबर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर हम चले तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये कैसी थ्योरी है। ये ओल्ड थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिया ओल्ड थ्योरी में। जैसे आपके इसमें नाम आएगा का इमैनुअल कांट ने क्या क्या कहा। सभी के बहुत सारे जियोग्राफर्स हैं जिसमें हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप अगर जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में आएंगी और थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा जियोग्राफर्स को, क्योंकि इसलिए मैं जियोग्राफर्स कर रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शनल लिख रहे हैं या फिर जीएस का भी कर रहे हैं, थोड़े बहुत आपके अगर इन्फॉर्मेशन है और अगर आप आर्गूमेंट्स में ये सब चीज़ें डाल देते हैं ना कि नाम जियोग्राफर्स के, बहुत सारे लोगों को नाम नहीं मालूम होते, अगर वो नाम पढ़ जाते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। बट ये मत सोचो कि सर अगर हम जीएस पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या है, इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में आती हैं, तो ज़रूरी है बेटा। ठीक है? इन चीज़ों को थोड़ा-सा हम इसमें समझ सकते हैं, कैसे-कैसे चीज़ें हुई, उन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। ठीक है? चलो, तो एक इस थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 11th क्लास की ज्योग्राफी की थ्योरी से निकालना है आपको और इसको समझना है थोड़ा-सा। ये 2 पार्ट्स में दिखाई देगा, साइंस में भी आपके उसमें दिखाई देगा और एक जियोग्राफी के उसमें भी दिखाई देगा, अर्थ के। मैं आपको थोड़ा-सा एक पिक्चर दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ जाएगी तो ओके, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। देखता हूँ अगर वो आ जाती है पिक्चर।
मेरे पास चलो खास कोई ऐसी चीज़ें पिक्चर्स में शो नहीं हो पा रही, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने सोचा इससे कनेक्ट करके आपको दिखाता मैं, बट मैं ट्राई करूँगा इसे बनाने की, है ना, जिससे आप इसको देख पाएँ, इसमें समझ पाएँ। चलो कोई नहीं, इसका देखते हैं प्रैक्टिकली, चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। अब मैं बनाऊँगा, आपको उसको समझना है। सबसे पहले लाप्लास नेबुलर थ्योरी हम देखेंगे। नेबुला थ्योरी, नॉट लाप्लास, लाप्लास इज आल्सो द जियोग्राफर, तो नेबुलर थ्योरी पहले हम पढ़ते हैं। नेबुलर थ्योरी, इसके कई सारे थ्योरी में कई सारे आपके आएंगे इसमें, लाइक जैसे मैंने बताया लाप्लास, इमैनुअल कांट और कार्ल विजार्ड करके हैं, ऐसे कुछ नाम है इनके, देख लेना। अभी ये नेबुला का मीन्स पता है, ये क्लाउड है। तो एक आपका जब पहले जब भी यूनिवर्स में जाते हैं, यूनिवर्स देखें हम, यूनिवर्स माना जाता है ऐसा पहले, यूनिवर्स एक गैसियस क्लाउड जैसा था। कैसा? गैसियस क्लाउड। ओके, अ गैसियस क्लाउड, ये कुछ ऐसा एक पूरा सा था और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स में फिर मैं अलग अलग थ्योरी बताऊं कौन क्या कह रहा है, ये कैसे बना उस चीज को समझना है। इसमें आपका सन जो था, सन से रेडिएशन आया, ध्यान से समझना। इस रेडिएशन से इसमें क्या होने लगा, जैसे रेडिएशन हुआ, कभी कभार ये बहुत हीट हो जाता था, टेम्परेचर इसका बढ़ जाता था, फिर ये कूल हो जाता था। ऐसे कई बार हुआ। इसके होने से जैसे ही टेम्परेचर घटना बढ़ना होता था, तो यहाँ पर दो चीजें होती, कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंप्रेसिंग होना शुरू हो गया। इस पे कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंप्रेसिंग ये होना स्टार्ट हो गया। कोई भी चीज जब आप उसे बार बार छोटा हो बड़ा हो खींचो, फिर छोड़ो, फिर खींचो, तो वो काफी वहां से वीक हो जाता है और बाद में ब्रेक होना इजी हो जाता है, उसके बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है चीजें। और वो तो ये वीक होने के बाद तो ऐसा बार बार हुआ, तो एक जो गैसियस क्लाउड है, ये गैसियस क्लाउड इस वजह से कॉन्ट्रैक्टिंग कंप्रेसिंग से ये 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब 9 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अब वही 9 पार्ट्स जब ये हुआ डिवाइड हुआ, इट सेपरेट्स in 9 parts. 9 parts are called 9 planets. Now only 8 planets हैं, क्योंकि प्लूटो हटा दिया गया है, तो अब ये 8 बचे हुए हैं। तो 9 प्लैनेट्स से यहाँ से बन के आए, जिनके अलग अलग आपके नाम, सारे 9 प्लैनेट्स के आपके नाम मिलते हैं। नवग्रह भी स्टार्ट हुए और सारी चीज़ें। अब वो बात अलग है, एक हटाकर हमने 8 रख दिया है, बट हम इसमें 9 प्लैनेट्स शुरू में थे, तो वही हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। तो ये कैसे हुआ? रेडिएशन की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग कंप्रेसिंग, ये क्यों होता है? अब इसके बारे में लाप्लास तो ऐसा बोलता है, जैसा ये मैंने बताया। अब इमैनुअल कांट इसको कहते हैं कि इमैनुअल कांट कहता है कि नहीं, इसमें थे पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में लड़ना शुरू हुए, टकराना, अट्रैक्ट हुए, इनका एक दूसरे के साथ जब अट्रैक्ट हुए, इनके दोनों के इनमें कन्वर्जेंस हुआ। कन्वर्जेंस से यहाँ पर चार्ज पार्टिकल और कुछ थे जो डिस्चार्ज पार्टिकल्स, प्लस माइनस उन दोनों के हुए, उनके बीच में एक फ्यूजन टाइप का हुआ और वो ब्रेक हुआ और उससे 9 प्लैनेट्स आपके बने। ये इमैनुअल कांट का है। और इमैनुअल कांट ने जो अपनी थ्योरी दी वो 1976 में दिया। अब इसी थ्योरी को जो विजार्ड है वो भी इसको आगे बढ़ाता है। तो एक तो ये हो गई थ्योरी आपकी ओल्ड थ्योरी, ओके।
अब आते हैं न्यू थ्योरी पर, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी का नाम देते हैं, बिग बैंग के हिसाब से समझते हैं। ये क्या, ये भी कोई थ्योरी है या कैसे? उसे मॉडर्न थ्योरी बोला गया है बिग बैंग का। तो बिग बैंग का कोई ऐसा ज़्यादा जो काल के बाद जो आया बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं। बिग बैंग थ्योरी तो 1920 में आई, और इसके बाद इन्होंने कई सारी चीज़ें ऐसा मानते हैं थोड़ा बहुत पहले से यूनिवर्स में एक्सपांड करने के, ऐसा 1920 में किसी ने बताया था। सपोज जैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट इन थ्योरी का है, अब्राहम ओर्टेलियस ने एक्सप्रेस किया था फर्स्ट टाइम, तो उसको बाद में अल्फ्रेड वेगेनर ने उसको ट्राई किया टू गिव द सॉल्यूशन, कि क्या है इसका एक्चुअली, उस सॉल्यूशन देने की कोशिश की, ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन। बट अगर हम उसकी बात करें एक्चुअल सबसे पहले किसने बताया, तो वैसा कुछ पहले और भी हुआ 1920 के आसपास, कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बढ़ रहा था। बट आफ्टर सम टाइम इसकी चीजें और देखी गई कैसे ऑरिजिन होता है, तो उसको एक बलून के हिसाब से दिखाने की कोशिश की। ये बहुत छोटे बच्चों वाली है कहानी, तो उसको हम ज्यादा इसमें ध्यान ना दें बैलून को, और बलून जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे चीजें हैं, गैलेक्सी है। इसी चीज को थोड़ा सा कोई कोई प्रूफ मानता है कि हाँ ठीक है, ये एक तरीके से बिग बैंग थ्योरी इज नॉट एग्जैक्टली द एविडेंस ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऑरिजिन के एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है, इट इज डाउटफुल, इट इज डाउटफुल। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है कि इट इज डाउटफुल, नॉट कंफर्म्ड। इट इज द प्रोसेस टू, कि अगर हम प्रोसेस की बात करें कि ये प्रोसेस है किस चीज का, अर्थ के ओरिजिन का। तो ये प्रोसेस कई बार ठीक लगता है, कई बार ये गलत लगता है, कि जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ता गया वो चीजें बढ़ती गई। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये फिर ब्रेक हो जाना चाहिए, बहुत सारी ब्रेक होती हैं चीजें, फिर इसके बाद तो फिर सारी चीज डिस्ट्रॉय होती जाएगी क्योंकि बढ़ता जा रहा है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि सारा चीज बढ़ता कैसे चला जाएगा, उस तो ऐसे तो बहुत सारी मिथ्स हैं इसकी। इसलिए इसमें ये बताया जाता है गैलेक्सी टाइप का है, बहुत बड़ी चीजें हैं यूनिवर्स में, गैलेक्सीज गैलेक्सीज से बढ़ रही हैं चीजें। इसको एक हाइपोथेसिस बनाकर इसकी शुरुआत की गई, इसमें चीजें दिखाई गई, एक टीनी बॉल के फॉर्म में, एक बलून के फॉर्म में इसे दिखाने का ट्राई किया, कैसे कैसे चीजें बढ़ रही, पहले छोटी है, अगर वो बढ़ता जाएगा तो और बड़ी होती चली जाएंगी, ऐसा मानते हैं। और ये लगभग इसकी यूनिवर्स का बोलते हैं कि यूनिवर्स जब फॉर्म हुआ होगा उस टाइम पे ऐसी चीज चल रही होंगी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि ऐसा कुछ हुआ होगा उस टाइम पे, ब्लैक होल्स वो सारी चीजें। तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो ऐसा कुछ मानते नहीं है जियोग्राफर इस चीज को खास करके। सो ये एक थ्योरी है, बट आपको पढ़ना है तो एक बार देख लेना, अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा बिग बैंग थ्योरी में एनसीईआरटी के अलावा पढ़ने लायक है नहीं। नासा की एक थ्योरी जरूर थोड़ा सा देखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, जो अब इंपॉर्टेंट आता है। लाप्लास ने क्या कही बात इस थ्योरी के बाद, कि अर्थ का ओरिजिन अगर हो जाता है तो अर्थ अंदर है कैसे, और अर्थ के अंदर के जो इंटीरियर में है वो कैसे चीजें डेवलप हुई, अर्थ के अंदर कैसे आई। तो लाप्लास ने एक थ्योरी और दी। पहले तो ये थ्योरी बताया कि अर्थ का ओरिजिन हुआ, लेकिन अर्थ के ओरिजिन के बाद अर्थ में कुछ तो और आई होंगी, बनी होंगी चीजें, बढ़ी होंगी चीजें, तो वो कैसे चीजें हुई, वो कैसे बढ़ी। अगर हम उस चीज की बात करते हैं तो लाप्लास ने कहा कि देखो, एक कोई भी चीज है, एक पॉट ले लो, है ना, उन्होंने कहा एक पॉट लो, लाइक बकेट, इसमें वाटर डाल दो। ये एक थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इसमें वाटर है, ये फिल्ड विद वाटर, एंड यहां पर हमने कुछ ऐसी डस्ट डाला, उस डस्ट में कुछ पार्टिकल्स थे जो हैवियर है पार्टिकल्स, और कुछ लाइटर लाइक लीफ टाइप की हैं चीजें ऐसे। इसमें डालने के बाद एक चीज निकल के बाहर आए, दैट इज कि हैवियर एलिमेंट्स नीचे पहुंच गए इस जगह पर, और लाइटर एलिमेंट्स यहीं पर तैरते रहे, है ना, स्विम कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक फ्लोट कर रहा है, एक नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि लाप्लास ने कहा कि हैवियर एलिमेंट्स एलिमेंट्स सॉरी एलिमेंट्स एट द कोर
and lighter elements, sorry, elements near the surface. So that is the reason what we find on the earth सरफेस फ्रॉम माइनिंग या किसी चीज से जो हमें मिलता है वो चीजें हमें क्यों मिलती हैं? क्योंकि लाइटर एलिमेंट्स मैक्सिमम यहाँ पर है, इसलिए हैवियर जो है कोर पर पहुंच चुका है, कोर पर, क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स ऐसे जा सकता है, ये इन्होंने। और इसके पीछे फिर और भी लॉजिक दिए, क्यों ऐसा होगा उसके पीछे और भी जब चीजें उस टाइम पे हुई होंगी तो नीचे हैवियर नीचे गई होगी, तो उसके पीछे क्या है, तो उसके पीछे लॉजिक लगाया कि हैवियर होगी तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगी, तो डेंसिटी ज्यादा होगी तभी नीचे गई होंगी उस टाइम पर जब कभी ऐसा रहा होगा। तो इसमें बोलते हैं कि जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और इसका लेयर भी कई सारे होंगे। तो लाप्लास ने इस चीज को शुरू में ही डिस्कस करके इस चीज को बताया। तो इसमें हम एक पॉइंट इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इसको अर्थ के फॉर्म में, एक पिक्चर आप ऐसे भी बना सकते, ठीक है। दिस इज द अर्थ सरफेस एंड दिस इज द कोर ऑफ द अर्थ। तो जो यहाँ एलिमेंट्स हैं वो बहुत हैवियर है और जो यहाँ है वो लाइटर एलिमेंट्स हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी नीचे जैसे जाते जाते जाएंगे। जैसे कि कल के अगर थ्योरी में आप ध्यान से देखें अर्थ क्रस्ट के, तो मैंने शायद बताया हो या नहीं आपको बताया तो देख लो कि ऊपर हमारी डेंसिटी 2.9 कुछ होती है या 2.7 लिथोस्फीयर पे, जैसे नीचे जाते हैं तो वहां पर 3.0 आ जाता है, इसका मतलब डेंसिटी अंदर बढ़ रही है। यही लाप्लास ने बताया कि हैवियर एलिमेंट है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर एंड डेंसिटी दोनों अंदर जाते समय जितने हम कोर में जाते जाएंगे सरफेस से कोर की तरफ वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और हाई टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो जो मैग्मा होता है, मैग्मा वो बाहर आने का ट्राई करेगा। जैसे ट्राई करता है तो ये रिज को यानी क्रस्ट को ब्रेक करने की कोशिश करता है, जिससे डाइवर्जेंस होता है या फिर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग होती है या फिर एनर्जी बाहर रिलीज होता है जिससे अर्थक्वेक आता है, ठीक है। या इसी से मैग्मा बाहर आ गया तो वोल्केनो बन गया, अगर वो एनर्जी रिलीज हुई तो अर्थक्वेक आ गया, और अगर वो मरीन में है तो वो क्या हो जाएगा, सुनामी में क्रिएट हो जाएगा। तो नीचे से ये प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर में जो चीजें होती हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती हैं, वर्टिकली मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज को हम यहाँ से इसे ऐसे देख सकते हैं कैसे कैसे चीजें बनी। तो ये हो गया लाप्लास की थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आप एक बार देख लेना, कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा होगी तो आप मुझे मैसेज कर दें कमेंट में, बिग बैंग थ्योरी में और बता दूंगा, वैसे इसमें है नहीं, बलून का सिस्टम है, बच्चे से क्लास 6 से लेकर सभी को मालूम है इतना ज्यादा। तो नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं अब, ये हो गई थ्योरी इनकी। जब ऐसा हुआ तो आपको मैं थोड़ा सा अभी और इसके बाद दिखाता हूं। अब आता है रॉक साइकिल या रॉक्स rocks in the crust, rock cycle, ah, rocks in the earth crust। इसमें आपको मालूम है 3 टाइप की रॉक मिलती है हमें, है ना। एक होती है प्राइमरी रॉक दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक जो ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और कई बार आपके मैं कुछ नाम बताऊंगा वो भी बहुत बार आते हैं जो आप कंफ्यूज कर जाते हैं।
नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। दैट इज सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं इसको। कई बार अगर आपसे पूछे तो सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। थर्ड इज मेटामॉर्फस। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। ओके, ये चीज समझनी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? इग्नियस रॉक क्या है? इग्नियस रॉक को एक समझना, ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। इग्नियस रॉक वो है जो एकदम रॉ, जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, एकदम प्योर होता है। इस चीज को समझना। सपोज कि एक बच्चा है, जब पैदा होता है ना, उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं होती है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, उसमें हम चीजें अपनी डालना शुरू करते हैं, उसे सिखाते हैं, उसे पढ़ाते हैं, उसे बहुत सारी चीजें, एटीट्यूड, वो अब क्या हो गया? सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फस में चेंज होगा। सेम, आप जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें यही चीज है कि जैसी चीज होती है वैसे, जैसे दूध निकालते हो आप, गाय भैंस का, किसी का, वो अभी एकदम कैसा है? इग्नियस टाइप है। अगर हम उस दूध को जमाएंगे तो दही बनेगा, घी बनेगा, एंड मिठाइयाँ बन सकता है, खोया बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उससे, अलग अलग आइटम्स बन सकते हैं। लेकिन जो पहले निकला, दैट वाज इग्नियस। अब रॉक की बात है तो मैग्मा, सबसे पहले तो एक समझना है कि बनते किससे हैं, मैग्मा से या लावा से। तो मैं पहले बता दूं, मैग्मा लावा बोथ आर सेम। if it is in the interior, that is called magma. If it is in sorry, on the surface, that is called lava. मतलब लावा का इंटीरियर जो सीन है, अगर लावा अंदर है तो मैग्मा है, अगर मैग्मा बाहर आ गया तो लावा है। चीज एक ही है, ठीक है। अंदर बाहर का नाम, जैसे आपका घर का नाम पप्पू, अब बाहर का नाम सुरेश, कुछ ऐसा हो, वैसे टाइप का इसका नाम है। एक स्कूल का नाम अलग, आपका निक नेम अलग, तो एक निक नेम है, एक वैसा नाम है। तो वैसा चीज यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है कि जो एकदम रॉ, एकदम प्योर, जिसमें नो मिलावट, वैसी चीजों को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। वो एक ही बार आके, अगर उसे दोबारा कभी आ जाए वोल्केनो, तो वो फिर इग्नियस नहीं रह जाएगी। ये ध्यान समझना। जैसे सपोज करो कि एक बार कुछ चीज आई, ये मैग्मा आया बाहर और सॉल्डिफाइड हो गया, तो जब पहले आएगा रॉ रहेगा तो इसमें क्रिस्टल्स भी होंगे, और क्रिस्टल के साथ साथ इसमें लेयर्स नहीं होगी, और ये चीजें कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्रिस्टल्स होगा और एकदम रॉ। अगर इसमें दोबारा से मैग्मा आ गया बाहर और ये फिर से ऐसे बन गया, सॉल्डिफाइड हो गया, तो अब इसमें लेयर बन गई बेटा। लेयर बन गई तो ये क्या चीज होगी, नीचे के जो क्रिस्टल्स होंगे वो कहीं ना कहीं इसमें घिस जाएंगे, टू खत्म हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया, सेडिमेंट्री में आ जाएगा, बट ये इग्नियस रॉक नहीं रह जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है। ये फर्स्ट टाइम बस इग्नियस होती है, इसके बाद से इग्नियस नहीं रह जाती है। तो इसलिए इग्नियस रॉक को अगर हमें समझना है, तो इग्नियस रॉक को समझने के लिए आप एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि इग्नियस रॉक formed due to the due to solidification of मैग्मा लावा। क्यों मैग्मा कह रहा हूं, कई बार ये इंटीरियर में भी जमा हो जाता है, जिसे हम डाइक्स बोलते हैं। वहां पे नीचे जो जो मैग्मा नीचे अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो पासेस होते हैं, दर्रे होते हैं, क्रैक होते हैं, उनमें जो जम जाता है ना, उसको हम बोलते हैं डाइक्स या सिल्स, ठीक है। और जो बाहर आ जाता है उसमें बोलते हैं माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन बन जाते हैं या प्लेट्यूज बनते हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये क्रिएट होते हैं। तो इसमें ये चीज है कि जो फॉर्म्ड कैसे होता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा लावा। ओके, बट इसमें कंडीशन ये है कि ये कैसा होगा, सॉलिडिफिकेशन में मैग्मा कैसा होगा, इसमें ये कैसा हो, क्रिस्टल्स होगी इसमें, ठीक है। दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर क्रिस्टलाइन। एंड सेकेंड पॉइंट, दे डोंट हैव, मैंने जैसे बताया कि इसमें लेयर्स नहीं होती, तो दे डोंट हैव लेयर्स, आर स्ट्रेटा। ओके, एंड नाउ अगर ये स्ट्रेटा और इसकी बात करते हैं, दे डोंट हैव लेयर्स आर स्ट्रेटा, तो अगर ये नहीं है
सो इसमें फॉसिल्स कैसे आ सकते हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि जब चीजें नई नहीं आएगी, उसके ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सॉलिडिफाइड, तो उसके अंदर जाने की रास्ता है ही नहीं, ना गैस पास हो पाएगी, ना उसमें कोई फॉसिल्स उसके अंदर जा पाएंगे। सो इसके फॉसिल्स दे डोंट हैव स्ट्रेटा, सो दे डोंट हैव फॉसिल्स, they don't have fossils, but due to the pressure and temperature, it, yeah, igneous rock will convert into metamorphous rock after some time, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम होता है, नॉट सम टाइम, लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम it convert, it will convert into metamorphous rock, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें आ जाएगी, समझ में ध्यान में रखना इस चीज। अभी यहां से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो मेटामॉर्फस, इसलिए इसका कनेक्शन इसमें है, नो डाउट। अब आते हैं, क्या इग्नियस रॉक सिर्फ इतना है? जैसे मैंने बताया डाइक्स और ये, तो इग्नियस रॉक के टाइप भी पूछ लेता है कि टाइप क्या है इसका। अब अगर इसके टाइप पूछें तो ये 2 टाइप का है, ठीक है? कैसा है ये? 2 टाइप्स का है। टाइप्स देख लेते हैं, फिर हम इसके पार्ट में चलते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक। कई बार इसे इंट्रूसिव एंड एक्सट्रेसिव भी बोलते हैं, एंड इंट्रूसिव, यानी जो अंदर है जमीन के वो ये है, मैग्मा जमा हो जाता है क्रिस्टल वाले में, और जो बाहर वोल्केनो के फॉर्म में आ जाता है, जो बाहर सॉलिडिफाइड होता है, दैट इज एक्सट्रेसिव या वोल्केनिक बोल सकते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, और दोनों में पोजीशन वही रहेगी कि एक ही बार में सॉलिडिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, इसका जमना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक पर। ये बढ़ता क्यों नहीं है यार इसका? ये ऐसा वाला क्यों लगा देते हो? कैसे आता है नीचे? नहीं नहीं, ये आगे नहीं जा रही ना स्लाइड। ये कल भी रोज शाम वाले में यही लगता है मेरे। तो ठीक करो, आप दूसरा वाला लगाओ, बार बार हटाना पड़ता है, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ये ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इसमें, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेडिमेंट्री रॉक। तो वो इग्नियस रॉक समझ आ गई। अब सेडिमेंट्री रॉक की बात कर देते हैं। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे आप कभी देखो एक बार कि डेक्कन प्लेटू को बहुत लोग, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी किताबों में लिख दिया है कि वो इग्नियस रॉक है। आप इतनी सारी चीजें जानने के बाद आप फिर भी फूल बने होते हैं, आपको समझ नहीं आता एक भी बार। उसमें लेयर्स हैं, ट्रैप लिखा हुआ, डेक्कन ट्रैप लिख के आता है, एंड डेक्कन प्लेट्यूज लुक लाइक अ स्टेप्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रैप। तो इसका अगर स्टेप्स है, इट मींस लेयर्स है, लेयर्स से तो सेडिमेंट्स होगा, लेयर्स से तो फॉसिल्स होंगे, फॉसिल है, ये लेयर्स हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा। देखो सेडिमेंट्री का क्या होता है, सेडिमेंट्री कैसे फॉर्म होती है? सेडिमेंट्री की बहुत सारे वो हो सकती, कंडीशन हो सकती बनने की। सेडिमेंट्री रॉक, इट मींस ये हमारा सॉल्डिफिकेशन किसी भी चीज का, सॉइल हो सकता है, या डस्ट हो सकता है, ये कोई भी चीज, एनीथिंग, क्या
ड्यू टू द solidification or lithification of soil, rock, dust, sediments, इन सभी का अगर ऐसा कुछ हो जाए, जम जाए या लिथिफिकेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इसमें से कोई कंडीशन नहीं है कि ये कैसा प्योर होना चाहिए क्रिस्टल्स। अब ऐसा होगा, सपोज करो कि एक माउंटेन है, ये डिस्ट्रॉय होता जा रहा है बार बार, ये यहां से इरोड हो गया, और तो ये हमारे ये भी जो इरोड हुआ वो भी माउंटेन, ये प्लेट्यू बन गया, ये भी सेडिमेंट्री में आ जाएगा, ये क्रिस्टल्स खत्म कर दिए इरोड होके। जहां पर ये इरोड होके जमा हो रहा है वो भी सेडिमेंट्री रॉक में आ गया। सपोज करो आप कचरा कहीं डाल रहे हो रोज, ये माउंटेन बन गया। जैसे दिल्ली में चले जाओ कहीं, एक कचरा का पहाड़ है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक है, वो भी सेडिमेंट्री में हम रख सकते हैं, सेडिमेंट्री में रख सकते हैं। ये कहीं पर कोई डंपिंग करते जा रहा है, वो भी सेडिमेंट्री में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें जो ऐसा होने वाला है, जो ऐसी चीजें होती हैं, तो इसमें कुछ भी, मिट्टी भी बह के एक जगह इकट्ठा हो रही, दैट इज सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट से सेडिमेंट्री आई है, तो सेडिमेंट्री रॉक इसी को बोलते हैं। सो इट्स ड्यू टू, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन, lithification of soil, rock, anything, and also आप इसमें कह सकते हैं इरोजन, इरोजन में डाल सकते हो उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें जमा होना बहुत जरूरी है, जमा होने को बोलते हैं, इसे एक जगह पर एक्युमुलेशन इसको बोल सकते हैं। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसमें होगा क्या, चीजें कैसी बनेंगी, ध्यान से समझना। जब ऐसी चीजें हो जाएंगी तो इसमें क्या होगा माय डियर, इसमें इसका मतलब है कि क्रिस्टल्स खत्म हो गए, तो दे आर नॉट, सॉरी मैं दूसरी बात पे चला गया, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन। फर्स्ट, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, ध्यान से समझना। नंबर 2, इरोड हो रहा है, जमा हो रहा है, तो दे हैव स्ट्रेटा, स्ट्रेटा, ओके, यानी लेयर्स। एंड इफ दे हैव स्ट्रेटा, so it means they have fossils, they have fossils, and if they have fossils and they have strata, it means यहां पर हमारा कुछ रिएक्शन भी होते होंगे, है ना, रिएक्शंस। कैसे, मैकेनिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें, है कि नहीं पॉसिबिलिटी। इस टाइप की यहाँ पर रिएक्शंस होंगी 100%, क्योंकि स्टेटा के अंदर आएगा तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अगर कोई दबी होगी चीज तो वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, या तो वो सॉलिडिफाइड कैसे हो रही है, उसका कुछ प्रोसेस होगा, एक जगह पड़े पड़े रहते रहते कुछ ना कुछ इसकी चीजें चेंज होती है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है। इसलिए सेडिमेंट्री रॉक के 3 पार्ट्स हैं, ये डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में। सेडिमेंट्री 3 टाइप का होता है सेडिमेंट्री रॉक। नंबर 1 मैकेनिकल, नंबर 2 केमिकल, नंबर 3 ऑर्गेनिकल। ऑर्गेनिक कर सकते, कुछ तो इसमें रिएक्शन होगा। ऑर्गेनिक कैसा होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सपोज कि एक बार ये ऐसे आया, मैग्मा आया और ऐसे बन गया। इसके बाद यहां पर कुछ प्लांट्स थे, ट्रीज थे, और कुछ यहां पर क्रीचर्स रहे होंगे, स्पेसीज रही होंगी। दोबारा से फिर आया यहां पर और यहां जम गया, अब ये अंदर दब गया। या फिर इसी के बाद फिर यहीं पर हम डालते गए। ये फॉसिल्स में इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बट यहाँ पर कोई हमने यहाँ चीज डाली नहीं है, कुछ चीज ऐसा केमिकल नहीं है जिसमें केमिकल रिएक्शन हुआ हो, ये इसमें कंपोस्ट हो रहा है ना। ये एक तरीके से इससे फर्टिलाइजर बनता है, उस टाइप से ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज ऑर्गेनिकल।
इसमें कुछ भी हमने मिलावट नहीं की, वो चीज है। केमिकल में क्या होता है, कोई चीज पड़ी हुई है, सपोज उसका रिएक्शन हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, जैसे सीमेंट है आपके पास, ऐसा कुछ ले लो एग्जांपल में, और इसमें पानी पड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, रॉक बन जाती है, पत्थर बन गया। ऐसे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है अर्थ पे किसी वजह से, तो दैट इज केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। मैकेनिकल में सपोज करो कि आपकी सैंड है, रेत है, बालू है, वो एक जगह पड़ी हो, आफ्टर सम टाइम देखोगे ना बड़ा मजबूत से हो जाता है। जैसे कभी कभी गांव में अगर आप जाते हो, उसमें खड़ंजा होते हैं, खड़ंजा बोलते हैं, जो ईंट की रोड बनती है, ईंट की, ब्रिक्स की ब्रिक्स की रोड बनती है ना, ब्रिक्स रोड, उनके बीच में सैंड्स डालते हैं जिससे वो फिट हो जाए, और इतनी मजबूत हो जाती है ऐसा लगता है ज्वाइंट हो चुका है, उसके ऊपर से आप चलते हो, लेकिन जब भी ईंट निकालोगे वो फिर से टूट जाएगा वैसे का वैसे। तो रॉक पूरी तरीके से बन नहीं पाती, जब उसे तोड़ोगे तो ऑटोमेटिक बिखर जाएगा। उस केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, वो किसी वजह से दबा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो एक ज्वाइंट हो चुका है और वो अब नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे हटाएंगे तो सारा का सारा ऐसे बिखर जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल रिएक्शन। तो वो मैकेनिकली हो गया तो मैकेनिकल सेडिमेंट, केमिकल रिएक्शन हो रहा तो केमिकल सेडिमेंट्स, ऑर्गेनिकली चीज हो रही है तो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स। तो 3 टाइप में डिवाइड है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर देख सकते। नंबर 2, अब आते हैं इसमें मेटामॉर्फस की बात कर लेते हैं भाई। मेटामॉर्फस की बात कर लो। मेटामॉर्फस दोनों से हो सकता है, इग्नियस रॉक से एंड सेडिमेंट्री रॉक। दोनों में प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों की वजह से ये मेटामॉर्फस चेंज होता है। अब सेडिमेंट्री का एक एग्जांपल मुझे देना था जो मैंने नहीं दिया, मैं दे देता हूं। जैसे डेक्कन ट्रैप की मैं क्यों कहता हूं डेक्कन ट्रैप सेडिमेंट्री, आप समझना, खुद डिसाइड करना, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इस पे आते हैं। डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेट्यू ये सेडिमेंट्री क्यों है, मैं क्यों इसमें क्लेम करता हूं कि सेडिमेंट्री है। और मैक्सिमम जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, जब आप कभी आप एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि ये सेडिमेंट्री रॉक है। इसमें देखो, ये जब जब इंडिया ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट was moving towards नॉर्थ साइड, जब मूव कर रहा था, उसके बीच में एक रीयूनियन हॉटस्पॉट पड़ता है, मेडागास्कर के ऊपर रीयूनियन हॉटस्पॉट, जो आजकल की डेट में रीयूनियन आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट से आइलैंड बनते हैं। हॉटस्पॉट बेसिकली, ये हॉटस्पॉट वो नहीं है जो आप मोबाइल में चलाते हैं, हॉटस्पॉट वोल्केनिक हॉटस्पॉट है, जहाँ वोल्केनो आता है। हॉटस्पॉट का मीनिंग है यहाँ पर कि एक ही जगह पर, प्लेस एक ही है, पहले थोड़ा आएगा मैग्मा, बड़ा स्लो होता है, दूसरी बार में थोड़ा और ज्यादा आएगा, थर्ड टाइम में थोड़ा और आएगा, चौथी बार में ऐसा आएगा, एक के बाद एक ही जगह। तो इसमें मतलब होता है प्लेस एंड डायरेक्शन सेम होता है, और ये बार बार आता है मैनी टाइम्स। ये एक्टिव वोल्केनो भी कह सकते हैं, और ये ओशन फ्लोर पे होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, यानी बैसाल्टिक eruption है ये बेसिकली, बैसाल्टिक eruption। जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा, बैसाल्टिक eruption। तो जब एक ही जगह पे हो रहा है तो उस टाइम की इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, सो ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है उसके ऊपर जहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू बना है, वेस्टर्न घाट साइड का, वो इसके रीयूनियन के ऊपर था। तो रीयूनियन में उस टाइम पर वोल्केनो ऐसा आ रहा था, ये जमा होता गया। तो इसमें जब बार बार आ रहा है, जमा हो रहा है, तो यहाँ क्या आपको दिख रही है, लेयर्स दिख रही है कि नहीं, जिसकी वजह से वो स्टेप्स बन गया, जिसको हम ट्रैप बोलते हैं। अगर इतनी जल्दी तो नहीं हुआ होगा, एकदम से आया, एकदम से आया, ऐसे ऐसे बन गया और एक साथ जम गया, नहीं, टाइम लेता है। टाइम लेगा तो यहाँ फॉसिल्स, कुछ प्लांट्स निकले होंगे, कुछ स्पेसीज आ गई होंगी, क्रिएचर्स आ जाएगा, दूसरी बार आए, दब गए यहाँ पर फॉसिल्स,
फिर यहाँ पर ऐसे हुआ, फिर ये आया, फिर फॉसिल्स, इसीलिए यहाँ पर हमारे फॉसिल्स भी मिलते हैं। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, समझ आती हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो ये दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दिस सेडिमेंट्री रॉक। इस सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब चलते हैं मेटामॉर्फोस वाले पे, थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं इसकी। अब मैंने बताया कि ड्यू टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों में पड़ जाए, जब आफ्टर सम टाइम ये अपना सेफ एंड आइडेंटिटी क्वालिटी ये सब जब चेंज हो जाता है ना, कलर, वही मेटामॉर्फस। जैसे मैंने कल बताया था एक चीज कि जब ओलिवाइन रॉक, सपोज ओलिवाइन रॉक जो मेटल पार्ट में मिलता है, इसे ये जब बर्न होता है, बर्न होने के बाद मेल्ट होगा, मेल्ट के बाद ये सॉलिड होगा, ये बन जाता है किसमें? बेसाल्टिक रॉक में चेंज हो जाता है। अच्छा, बेसाल्टिक रॉक बर्न हुआ, मेल्ट हुआ एंड सॉलिड हुआ, तो ये बन जाएगा एंडेसिटिक। मेटामॉर्फस चल रहा है बेटा, एंडेसिटिक। फिर ये बर्न हुआ, मेल्ट हुआ और ये रॉक बना, तो ये बन गया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जब बर्न हुआ, मेल्ट हुआ और ये कूल हुआ, तो ये बन गया नीस। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रेनाइट नीस, ये भी मेटामॉर्फस है। ऐसे लाइमस्टोन, मार्बल्स, दैट इज मेटामॉर्फस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो चेंज हो रही हैं एक दूसरे के साथ, तो हम यहां से इस चीज को समझ सकते हैं कैसे चीजें हमारी ये बदल रही हैं, कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, नंबर 2, ये हमारा रॉक साइकिल की बात हो रही है। यहाँ समझ आया कि ये रॉक्स ऐसे बनती हैं, ऐसे चीजें बदली जाती हैं, ऐसे चीजें करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा को आपको? ठीक है, क्लियर? अब आता है इस अर्थ को, हर चीज हमने समझ ली। अब इस अर्थ के लेयर्स को, चीजों को लेकर एक्चुअली किसने प्रूव किया और कैसे कैसे इसके अंदर लेयर्स हैं, उन्हें हम किस तरीके से वहां पर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग कैसे होती है, मैग्मा कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है, वोल्केनो कैसे होते हैं, आइलैंड्स कैसे बनते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए उसके पीछे 3 थ्योरीज हैं, जिसमें आपका ओशन भी स्प्रेड हो रहा है ना। तो 3 थ्योरीज को यहाँ पढ़ना पड़ता है। 3 थ्योरीज जो पढ़ेंगे आप, वो कौन कौन सी होंगी? हम 3 थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं कल। 3 थ्योरीज। नंबर 1 इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रूफ तक पढ़ेंगे, केवल वैगनर थ्योरी नहीं पढ़ना है, इसके प्रूफ तक करना है आपको। नंबर 2, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। नंबर 3, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट था, वैसे थ्योरी है। फिजिकल जियोग्राफी की ये पूरी इमेज बदल देता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, जिससे पूरी जियोग्राफी लिंक्ड हो जाती है, हर चीज को समझा देती है। तो वो ये चीजें, ये थ्योरीज आपके एनसीईआरटी में पढ़ना है। नंबर 2, जीसी लियोंग में आप पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, और इसके बाद अब जरूरत पड़ेगी आपको इस थ्योरी को पढ़ते समय, यहां से यहां तक पढ़ने में अब आपका मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास मैप होना बहुत जरूरी है। कल से मैपिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी नेक्स्ट क्लास जो हमारी 3 डेज की होगी। अभी इसके बाद अब आप एथिक्स आने वाला है, एथिक्स हम कराएंगे।
तो उन चीज़ों को ध्यान दें। तो ये एक चीज़ है इसमें जो समझना है। जियोग्राफ़ी को आपको प्रैक्टिकली समझना है, आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगी। ऐसे बैठेगी आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर देना है आपको। बस ध्यान से समझना है, लॉजिक के साथ समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर चीज़ समझ आ जाएगी। ओके? तो मिलते हैं हम कल बहुत जल्द आपसे। थैंक यू। टेक केयर।